एक जगह पर शादी का प्रोग्राम हो रहा था और उस शादी के प्रोग्राम में तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च किए गए थे और शादी का रिसेप्शन का प्रोग्राम था। दोस्तों, लोग इस प्रोग्राम को देखते ही रह गए थे कि इतना पैसा खर्च किया गया है। भाई बहुत ही तगड़ी बात है। और जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वह भी बहुत खुश थे, फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। यार दोस्त, यार रिश्तेदार सब कुछ वहाँ पर आए हुए थे। और इस प्रोग्राम के बाद दूल्हा दुल्हन तैयार होकर के हनीमून पर जाते हैं और हनीमून से जब वापस आते हैं तो दोस्तों, वापस आने के बाद दूल्हे की मौत होती है और दुल्हन की भी मौत हो जाती है और दूल्हे की माँ, उसकी भी मौत बस होने ही वाली थी पर किस्मत से वह बच जाती है। आखिर क्या हुआ था इस मामले के अंदर, पूरी घटना को यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि दोस्तों इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपने जीवन में अपने ऊपर इन चीज़ों को लागू करना और उतारना, ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में ऐसी घटना हो तो हमें कैसे काम लेना चाहिए, किस तरह से सोच विचार करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बेंगलुरु के विद्यालयपुरा इलाके के अंदर, जहां पर सूरज नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र होती है 36 साल। वह ऑनलाइन डिलीवरी की फ्रेंचाइजी चलाया करता है। ऑनलाइन डिलीवरी जो होती है, फूड डिलीवरी होती है, उसकी एक फ्रेंचाइज वह चलाया करता है। जैसे कि खाना लेकर आते हैं ना, जैसे फूड डिलीवरी ऐप होती हैं, जैसे जोमेटो वगैरह से खाना मंगवाते हैं, इस तरह की इसकी फूड डिलीवरी की एक फ्रेंचाइजी थी, उसको यह चलाया करता था। तो काफ़ी पैसे कमाया करता था। उम्र इसकी 36 साल हो चुकी थी। इसके घर में इसकी माँ, जिसका नाम होता है जयंती, माँ को अपने बेटे की शादी की चिंता होती है, लेकिन शादी भी अच्छे ही घराने में करनी थी क्योंकि बेटा बहुत सारा पैसा कमाया करता था। मजे थे, कोई दिक्कत नहीं थी घर के अंदर पैसे की। अब जो माँ होती है इसके लिए लड़की ढूंढने लगती है और फिर इसके लिए एक गनवी नाम की लड़की ढूंढी जाती है जिसकी उम्र होती है 24 साल। और गनवी के माता पिता बहुत अमीर थे और यह रहने वाले राम मूर्ति नगर के थे। लड़की ढूंढ ली जाती है और उसके बाद इन दोनों की शादी होती है, बारात जाती है और शादी होने के बाद दुल्हन घर पर आ जाती है। रस्में रिवाजें जो भी घर के अंदर होती हैं वो सारी यहाँ पर निभाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इनका प्रोग्राम कुछ और था कि शादी हो जाए पहले आराम से, शांति से, और उसके बाद एक बहुत बड़ी रिसेप्शन पार्टी करेंगे। क्योंकि लड़की के माता पिता का मानना ये था कि जब शादी होती है तो इधर तो फेरे पड़ते रहते हैं दूल्हा दुल्हन के और इधर रिसेप्शन प्रोग्राम चलता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। इसको अलग अलग करेंगे, पहले शादी कर लेते हैं और उसके बाद फिर रिसेप्शन रखेंगे। अब जब इनकी शादी हो जाती है, रीति रिवाजें, रस्में, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बाद रिसेप्शन के लिए पार्टी रखी जाती है बहुत बड़े मैरिज होम के अंदर। और वहां पर दूल्हा दुल्हन सज धज कर गए हुए थे और लड़की के पिता ने बहुत पैसा लगाया था, तकरीबन 45-50 लाख रुपए के आसपास इस प्रोग्राम में पैसा लगाया गया था। जितने भी यार रिश्तेदार थे सभी को निमंत्रण दिया गया था। वहां पर वर वधू की माला वगैरह डाली जाती है और पूरा अच्छा ही प्रोग्राम था। जितने भी यार दोस्त रिश्तेदार आए हुए थे सभी लोग एकदम से देख करके हैरान थे कि भाई इतना पैसा लगाया शादी में, बहुत मौज आ गई तुम्हारी। तो सूरज भी मुस्कुरा जाया करता। पति पत्नी दोनों खुश और फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कैसी भी परेशानी नहीं थी। अब जब रिसेप्शन हो जाता है तो उसके बाद अब इनकी हनीमून की तैयारी की जाती है, हनीमून जाने की। तो श्रीलंका के लिए यह हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं। ये 10 दिन के लिए गए थे हनीमून के लिए। अब वहाँ पर जाने के बाद फ़ोटो खींच रहे हैं, कभी कहीं गए हैं, पहाड़ों में गए हैं, वहाँ पर फ़ोटो वीडियो बनाई जा रही हैं। उन फ़ोटो वीडियोज़ को अपने घर वालों के पास भेजते, घर वाले देख करके बहुत खुश होते कि तुम वहाँ पर घूम रहे हो। इसी तरह से 5 दिन तक यह आराम से बड़ी हंसी खुशी से वहाँ पर फ़ोटो वगैरह खींच रहे होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, 5 दिन गुजर जाते हैं। 5 दिन गुजरने के बाद अब 5वें दिन शाम को जो ये लड़का होता है यह अपनी पत्नी गनवी का फ़ोन देख रहा होता है। और दोस्तों, फ़ोन देखते देखते अब इसको उस फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे आपत्तिजनक फ़ोटो वगैरह मिल जाते हैं, फ़ोटोज़ और वीडियोज़, जिनमें इसकी पत्नी गनवी अपने किसी प्रेमी के साथ मदमस्त थी, मौज मस्ती कर रही होती है। और इनकी चैटिंग भी यह पढ़ लेता है जिसमें अश्लील गंदी संदी चैटिंग भी थी। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब तो इस सूरज का माथा
चढ़ जाता है और पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसकी पत्नी जब नहा धो करके बाहर निकलती है तो यह उससे पूछताछ करने लगता है और उन सारी चैटिंग वगैरह फोटोज़ को वीडियोज़ को दिखाता है। तो इसकी पत्नी पाँव पकड़ने लगती है। पत्नी कहती है गनवी कि सूरज मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया, मैंने सोचा हनीमून के बाद तुम्हें बताऊंगी। शादी से पहले मेरा अफेयर था इस लड़के के साथ, लेकिन शादी हो गई है, अब मेरा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। मैंने इससे भी कह दिया है कि मेरा पीछा मत करना और इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती तो हुई है। अब तो यहाँ पर सूरज कहाँ माफ़ करने वाला था दोस्तों। जो प्रोग्राम 10 दिन तक चलता वहाँ पर अब 5 दिन में ही सूरज अपनी पत्नी को लेकर के हनीमून से वापस घर लौट आता है और आकर के अपने घर वालों को बताता है। घर वाले जब ये सब देखते हैं तो उसके बाद घर के अंदर भी टेंशन का माहौल, और इधर ये सूरज अपने ससुराल वालों को यानी कि गनवी के माता पिता को भी सारी बात बता देता है। अब इधर से गनवी के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और सूरज की माँ भी वहीं पर थी, सूरज भी वहीं पर था, सूरज के परिवार वाले भी वहीं पर थे। अब जो लड़की होती है वह बार बार अपने पति के पाँव पड़ती, बार बार माफ़ी मांगती है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा और वो मेरा पास्ट था, अब आप मेरे फ्यूचर हो और मैं आगे कुछ भी नहीं करने वाली हूँ और तुम मुझे माफ़ कर दो किसी भी तरह से। इधर से जो ससुराल वाले होते हैं यानी कि गनवी के माता पिता, वो भी यही चाहते हैं कि इन दोनों की सुलह हो जाए, जो गलती हुई सो हुई, लेकिन सूरज माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता है। और उसके बाद जो सूरज के ससुराल वाले होते हैं सूरज की माँ से पूछते हैं कि क्या हम अपनी बेटी गनवी को ले जाएं, लेकिन सूरज की माँ जयंती कहती है नहीं नहीं, अभी इसको अब यहीं पर रहने दो, शायद कोई बात बन जाए तो बनी जाए। तो गनवी के माता पिता ऐसे ही वहाँ से वापस चले जाते हैं और उसके बाद दोस्तों 3-4 दिन और गुजरते हैं और तकरीबन अब 25 दिसंबर आ जाता है और 25 दिसंबर को जो सूरज होता है अब तक भी अपनी पत्नी को माफ़ नहीं करता है और वह अपने ससुराल वालों के पास फ़ोन कर देता है, यानी कि गनवी के मायके फ़ोन करके उनसे कह देता है कि अपनी बेटी को ले जाओ, मैं इसको रखने वाला हूँ नहीं। और उसके बाद ससुराल वाले आते हैं और अपनी बेटी गनवी को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जाने से पहले गनवी फिर से पाँव पकड़ रही थी, मुझे माफ़ कर दो, कैसे भी कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करने वाली हूँ, वो मेरा पास था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सूरज माफ़ कर ही नहीं पाता है और उसके बाद गनवी अपने मायके चली जाती है। सूरज अपने घर है, गनवी अपने घर है और दोस्तों उसके कुछ दिन के बाद 2-4 दिन के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, गनवी जो होती है बहुत उदास होती है, बार बार अपनी चीज़ों को सोच रही होती है कि मैंने ही गलती कर दी, शादी से पहले मुझे किसी के साथ लिविंग में या रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए था। और दूसरी बात, इस बात पर भी वो अपने आप को बुद्धू समझती है कि शादी से पहले मैंने मोबाइल चेंज क्यों नहीं कर दिया था या फिर सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट क्यों नहीं कर दिए थे, मैं ही बुद्धू हूँ। अब इन सारी बातों को सोचती है और सोचती है कि अब मेरा घर नहीं बस पाएगा और उसके बाद वो अपने कमरे में बंद हो जाती है। उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है तो वह अंदर से दरवाज़ा खोलती नहीं है। माँ को कुछ गलत अंदेशा होता है तो खिड़की खोल कर देखती है तो बेटी अंदर पंखे से झूल रही थी। अब बेटी को पंखे पर झूलते ही माँ के तो हाथ में से थाली छूट जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उधर पिता आता है गनवी का, आस पड़ोस के लोग आते हैं, दरवाज़ा तोड़ा जाता है, पुलिस भी आ जाती है और लाश को उतारा जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और अब पुलिस जब पूछताछ करती है तो गनवी के माँ बाप ये नहीं बताते हैं कि हमारी बेटी का जो अवैध रिश्ता था वो पकड़ा इसके पति ने, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ा हुआ था। वो ये बताते हैं कि हमने काफ़ी खर्चा किया जी, लेकिन फिर भी लड़के का पेट नहीं भरा, वो और ज़्यादा दहेज मांग रहा था। इस तरह से केस उस पर डलवा देते हैं। अब जब यह मामला उस लड़के की नज़र में आता है, पता लग जाता है, तो अपनी माँ को लेकर के घर से फरार हो जाता है, घर का ताला लगा जाता है। अब जो पुलिस होती है उनको ढूंढ रही होती है, लेकिन वह फरार थे और ये दोनों माँ बेटे एक होटल में जाकर के ठहर जाते हैं। फ़ोन वोन सब कुछ बंद कर दिए थे इन्होंने, जिससे कि कोई लोकेशन वगैरह का पता ना चले। और दोस्तों 26 दिसंबर को ही सूरज नागपुर माँ को लेकर के वहाँ पर एक होटल में ठहर जाता है और फिर यहाँ पर वह देखता है कि लोग सड़कों पर आ गए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो वह कहता है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि दहेज मांगी हो या वो मांगा हो, मैं तो सिर्फ ऐसी लड़की चाहता था जिसकी हरकतें ऐसी गंदी संदी ना हो और इसी का अंजाम ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोग न्याय की गुहार लगा रहे थे कि भाई दहेज मांगना पाप है और इसको पकड़ो लड़के को और इसको सजा दो। अब तो सूरज घबरा जाता है और उसके बाद दोस्तों वह एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी में सारी बात डिटेल में लिखता है कि मामला क्या था आखिर। और चिट्ठी लिखने के बाद उसकी माँ जो थी वह शायद कहीं बाहर गई हुई थी और कमरे में पीछे से वह खुद भी
पंखे पर झूल जाता है। जैसे उसकी माँ आती है तो माँ अपने बेटे को मरा हुआ पंखे पर झूलता देखती है तो वह भी अब जो बाथरूम होता है उसमें जाकर के फिनाइल पी लेती है। लेकिन दोस्तों इतने में ही होटल वालों को मालूम पड़ जाता है और उस माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है तो उसकी जान बच जाती है। और अब बेटा भी मर गया था, उसको उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर से लड़की मर चुकी दुल्हन और इधर से दूल्हा मर चुका है। अब दोनों तरफ से जब ये लोग मर ही चुके हैं तो उसके बाद यह मामला शांति पकड़ लेता है। दोस्तों दूल्हे की तरफ से भी और दुल्हन की तरफ से भी शांति का माहौल हो जाता है। सूरज ने गनवी से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें पाल ली थी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि उसने जब शादी की थी तो उसको चाहिए था कि भाई बिल्कुल मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई टच ना हुआ हो। लेकिन जनाब ऐसा पेड़ कौन सा है जिसको हवा ना लगी हो। सूरज अपने मन में कुछ ज़्यादा ही टसन में आ गया था और वह आंखों देखी माँ की खाना नहीं चाहता था और इसकी वजह से अपनी पत्नी को माफ़ नहीं कर पाया और उसके बाद यहाँ पर ये 2 लोगों की जान चली गई और तीसरी उसकी माँ की जान जाते जाते बड़ी मुश्किल से बची। क्या ज़रूरत थी ये काम करने की? ठीक है उसकी पत्नी से गलती हुई थी, उससे पहले मान के चलो वो चाहता था कि ऐसी लड़की आए जो किसी से बात ना की हो, जिसके अनटच हो बिल्कुल। अगर वो लड़की आ भी जाए और आकर के वह पूरे घर में कलेश मचा दे, जीना मुहाल कर दे, तो ऐसी पत्नी का भी क्या करोगे? उसकी गलती थी, उसको माफ़ कर देना चाहिए था। लेकिन यह बिल्कुल यहाँ पर आंखों देखी माँ की नहीं खाना चाहता था। पत्नी ने माफ़ी भी मांग ली थी कि मुझसे जो हुआ सो हुआ और मुझे माफ़ कर दो, आगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसको लगा कि कहीं यह मुझे नीले ड्रम में पैक ना करवा दे और कहीं ऐसा ना हो कहीं से धक्का दे दे, हनीमून में जाने पर कोई ऐसा वैसा काम ना कर दे। उसको डर भी लग गया था थोड़ा सा, क्योंकि आजकल मामले ऐसे चले हुए हैं, तो इसलिए वह माफ़ नहीं कर पा रहा था, डर रहा था अंदर से। और दूसरी बात यह भी थी दोस्तों, अब यहाँ पर ये मामला कई तरह से उठता है आज के समाज में, जहाँ पर क्लबों में भर भर के लड़कियाँ जाती हैं, शराब पीती हैं, वहाँ पर रातें गुजारती हैं और वहीं पर लड़के झूमते हैं, वहीं पर लड़कियाँ झूमती हैं और वह क्लबों के कमरों में आपको पता क्या क्या कुकृत्य होते हैं। आप दिल्ली जैसे शहर में जाकर देखिए, लड़कियाँ बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो रात को घर से निकलती हैं जॉब के बहाने और सड़कों पर खड़ी हो जाती हैं और जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। रात में 10-15 हज़ार रुपये कमा कर घर लाती हैं। उनके माता पिता भी सर नीचे झुका लेते हैं, बात को आई गई देते हैं, क्योंकि पैसा उनको दिख रहा होता है। तो क्या ऐसी लड़कियां घर बसा सकती हैं? लेकिन आज के दौर में 80-90% लड़कियां और ज़्यादा परसेंटेज ऐसे दलदल में उतर चुकी हैं जो कॉलेजों में पढ़ती हैं, नौकरियों में काम करती हैं, जॉब करती हैं, रात को ड्यूटी करती हैं। ज़्यादातर उनके या तो बॉयफ्रेंड होंगे और अगर लड़की की उम्र ज़्यादा खिंच रही है तो उनके उस उम्र तक कई बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, किसी से ब्रेकअप हो जाता है फिर नया बन जाता है। इस तरह के मामले चले हुए हैं और इन मामलों में गाँव भी पीछे नहीं है। हालांकि ये है कि गाँव में अभी थोड़ा पर्दा है, खुलेआम नहीं है जैसे शहरों में लड़का लड़की बाहर घूम रहे हैं और बसों में एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं, सबके सामने ओपनली चलता है। गांव में अभी ऐसा नहीं है, इतना नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता। लेकिन दोस्तों ऐसे इस तरह से लड़के और लड़कियां रहेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? और उन लड़कों को भी मैं कहना चाहता हूं जो दूसरों का बसाया घर तक उजड़वा देते हैं, किसी की पत्नी से प्यार करके या फिर किसी के घर को उजाड़ करके, या फिर जैसे नीले ड्रम का एक किस्सा हुआ था तो उसमें लड़का भी दोषी भी था, जो लड़की की साइड में प्रेमी था वो दोषी था और एक लड़का निर्दोष मारा गया। तो लड़कों को भी कंट्रोल करना चाहिए, किसी का घर बर्बाद ना हो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। तो गलतियां तो यहाँ पर बहुत हैं, दोनों ही तरफ से हैं। लेकिन जो आज़ादी के नाम पर जो शराब पी जाती है, क्लबों में डांस किया जाता है रात को, आप शहरों में निकल के देखिए बहुत बुरा माहौल होता है दोस्तों। और जो आज़ादी के नाम पर अपनी असमत अपनी इज्जत को लुटवाती हैं होटलों में और वो लड़के लूटते हैं, मज़े लेते हैं, तो फिर कैसे घर बस पाएंगे? कोई कहता है तो फिर नारी सशक्तिकरण होने लगता है कि लड़कियों को आज़ादी को छीन रहे हो उनको। अरे ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब ही नहीं समझे आप जो ऐसा कुकृत्य कर रही हैं। ये आज़ादी थोड़ी है, तो अपना जो कहते हैं ना अंतर्मन का राक्षस बाहर निकालना होता है। आज़ादी तो वो है अपना पढ़ाई की छूट होनी चाहिए और कैसी भी अच्छी से अच्छी नौकरी में बड़ी से बड़ी साइंटिस्ट बननी चाहिए लड़की। ये आज़ादी होती है कि भाई जहाँ पर लड़के ना पहुँचे वहाँ पर लड़कियाँ भी पहुँच जाएं। अब ये आज़ादी थोड़ी कि भाई लड़के शराब पी रहे हैं तो लड़की भी शराब पीने लगेंगी और सिगरेट पीने लगेंगी, या फिर ये आज़ादी नहीं है। ये तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना होता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं दोस्तों साहब सिंह विर्क साहब जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। मैं आपका विजेंद्र भाई छोटा भाई।
तो विजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई आपका, इसी तरह से सपोर्ट करें। और श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, लगातार हर वीडियो पर हमारे साथ बने रहते हैं। किसी भी चैनल पर हम जब वीडियो डालते हैं तो ये तुरंत पहुँच जाते हैं, अपनी कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। आदेश कोहली हमारे भाई यूपी फिरोजाबाद से राम राम जी। खेमराज भाटी गुज्जर चट्टी जी भी नगर यूपी 16 से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। सुदेश भाई जी राम राम। दयाशंकर राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से भाई जी राम राम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दयाशंकर भाई। उसके बाद कहते हैं शरीफ अनवर नाम से आईडी है कि आज आपने इमोशनल कर दिया भाई साहब। तो इन्होंने एक कहानी देखी थी, एक अपाहिज भाई ने अपनी बहन से ऐसे राखी बंधवाई, तो गरीब भाई होता है वो, और उस कहानी पर भाई लिख रहे हैं। और पलविंदर कौर हमारे भाई कमेंट करते हैं जिला बिजनौर से, साहब सिंह सरदार जी वेरी गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, किसी चैनल पर सुनी थी ये कहानी मनरेगा के मजदूर ने प्रधान को, जी बिल्कुल। और हरियाणा के देसी पत्रकार करमू के वीडियो में देखा था, और जी बिल्कुल। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं सरफराज खान, कमेंट करते हैं यूपी 32 से। और सत्यनारायण कीर हमारे भाई कमेंट करते हैं, और अच्छी धूमधाम से शादी हुई बेचारे की सत्यनारायण गांव हिंगोरिया तहसील जाबरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश। राधे राधे गुरुजी, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आपकी वीडियो के लिए 2 घंटा फुर्सत करनी पड़ती है मेरे को, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका सत्यनारायण जी। और उसके बाद हमारे साथ छगनदास खारडा बांध राजस्थान से, और राजेश कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, जय श्री राम। और जितेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, और छगनदास खारडा बांध राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ भाई मेरा भी नाम लिया करो, मैं लॉकडाउन से ही वीडियो देखता हूं आपके, मेरा नाम इंद्रपाल कुमार है। तो इंद्रपाल कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमारे साथ साहब सिंह दोबारा से हैं, भीम कसारे कमेंट करते हैं, दौड़ता पुणे महाराष्ट्र, और जो कि लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। मेरा भी नाम ले लिया करो जी, मैं बांग्लादेश से हूँ, इमोशनल लाइफ इनकी आईडी का नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। दुर्योधन भाई दोबारा से हैं, और कुछ भाई और हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जो कि हमारे साथ छगनदास खारडा, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ में से कॉमिक लाइन निकाल कर और जब लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। तो अब हम यहाँ पर कमेंट पढ़ते हैं अगले वीडियो की, मेरे गोपाल चैनल पर जो वीडियो उसकी कमेंट में पढ़ रहा हूँ। जगदीश राठौर कमेंट करते हैं, भाई आपकी बोलने की स्पीच और आपकी आवाज़ की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ। तो जगदीश राठौर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। प्रेम सिंह रनवा शीतल अलवर राम राम जी, राम राम भाई साहब प्रेम सिंह जी। पंकज कुमार अमर भाई राधे राधे जी। और पवन कुमार अमर भाई कहते हैं दिल्ली से मुंबई का, तो कमेंट कर रहे हैं, कुछ बड़ा है लिखाई समझ में नहीं आ रही है। और धीरज बनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, राम गोसाई राम राम जी भाई राम राम जी। मुनून श्रीवास्तव जी हैं, और प्रधान ने तो पहले गलत किया, लड़की ने जानबूझकर थोड़ा किया, लड़की से प्यार, ये हमारे गांव के प्रधान की बेटी है, या ये तो ऊपर वाले की करनी है। जय श्री राम। जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 जो होना है वह होकर रहेगा, किसी ने नहीं मिटा पाया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मनोज श्रीवास्तव जी आपका। और उसके बाद साहिद चौहान कमेंट करते हैं, देव कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से। और सूरज डी सुदेश भाई राम राम, क्या सरपंच का काम नहीं कर सकता, मुफ्त का मांगा है, वेरी गुड स्टोरी। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सिद्दीक खान कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं और मोनू जैन हैं, राम गुस्सैन भाई लगातार। और जिस भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।